हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थॉमस केरे द्वारा कंपोज्ड पोयम द ट्रू ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखें इस पर विचार करेंगे। मैंने इस पोयम की एक सेंट्रल आइडिया लिखा है। आप भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इन योर ओन वर्ड्स। लेट अस सी व्हाट आई हैव रिटन, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। Central idea of the poem The True Beauty. This poem is composed by Thomas Carey. तो चलिए अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस कविता में कवि ने फिजिकल अर्थात भौतिक एंड स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन किया है। ही सेज, वह कहते हैं दैट फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। कवि कहते हैं कि जो भौतिक सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी है, वह शॉर्ट लिव्ड हो, बहुत कम समय के लिए होती है। व्हाइल, जबकि द स्पिरिचुअल ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, जबकि जो आध्यात्मिक सुंदरता है वह हमेशा के लिए होती है, परमानेंट होती है, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं होती है। इट इज़ नेवर लास्टिंग, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। ही प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी, कवि जो हैं वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, जो मन की और आत्मा की सुंदरता है, जो कि स्पिरिचुअल ब्यूटी है, उसकी कवि प्रशंसा करते हैं। एंड हेट्स, और नफरत करते हैं फिजिकल ब्यूटी, उस फिजिकल ब्यूटी से विदाउट वर्चू, जो कि गुणों से रहित है। अर्थात कभी स्पिरिचुअल ब्यूटी जो कि ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल है, आत्मा और मन की सुंदरता है, उसकी प्रशंसा करते हैं, और गुणों से रहित जो फिजिकल ब्यूटी है उससे घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसको हेट करते हैं। द पोएट टेल्स अस The poet tells us that the love based on gentleness। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि वह प्रेम जो जेंटलनेस पर आधारित है, सज्जनता पर आधारित है, प्योरिटी ऑफ माइंड पर आधारित है, एंड सोल इज एवरलास्टिंग। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि वह प्रेम जो जेंटलनेस सज्जनता पर आधारित है, प्योरिटी ऑफ माइंड मन की शुद्धता पर आधारित है, एंड सोल मतलब मन और आत्मा की शुद्धता पर आधारित है, इज एवर लास्टिंग, वह हमेशा बने रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विथ ग्रेटर ईगरनेस एंड पावर। ये जो हमारा आध्यात्मिक सुंदरता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, ये इंस्पायर करती है द लवर प्रेमी को विथ ग्रेटर ईगरनेस और अधिक उत्सुकता के साथ, और ज़्यादा ईगरनेस के साथ, और भी ज़्यादा पावर के साथ। मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी है, किसी व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, वह अपने प्रेमी को प्रेम के लिए और भी ज़्यादा शक्ति से प्रेम करने के लिए उसको उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ फिजिकल ब्यूटी जो भौतिक सुंदरता है, जिसमें रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज आते हैं, जो भौतिक सुंदरता है जैसे कि रोजी चिक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मूंगे की तरह लाल होंठ, एंड स्टार लाइक आइज, और सितारों जैसी सुंदर आँखें। डिक्रीजेज एज द टाइम पासेस बाई, समय बीतने के साथ साथ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, द टाइम पासेस बाई, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, डिक्रीजेज उसके साथ साथ, समय के साथ साथ इसकी सुंदरता, रोजी चिक्स की सुंदरता, कोरल लीव्स और स्टार लाइक आइज, इन सब की सुंदरता डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। एज अ रिजल्ट, और इस डिक्रीज होने का रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम निकलता है लवर्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन। और जैसे जैसे भौतिक सुंदरता कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसका रिजल्ट होता है लवर्स फीलिंग, जो प्रेमी की भावना होती है, फॉर हिज बिलव्ड अपने प्रेयसी के लिए, कूल डाउन वह भी शांत पड़ जाती है। अर्थात पूरे सेंट्रल आइडिया में जो कवि का कहने का मतलब है
वो सिंपल है कि हमें कभी भी भौतिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम भौतिक सुंदरता के पीछे भागते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो समय बीतने के साथ साथ भौतिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। उसी के उल्टा अगर हम आध्यात्मिक सुंदरता के पीछे भागते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तो जो हमारी आध्यात्मिक सुंदरता है, मन और आत्मा की सुंदरता है, वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। इस तरह से जो प्रेम आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो चलिए इसके साथ साथ हम एक एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। पोएम का पहला स्टेंजा, आपका जो पहला स्टेंजा है उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें कवि थॉमस कैरे ने भौतिक सुंदरता की चर्चा की है। तो चलिए इसका रेफरेंस देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरे। ये तो रेफरेंस, जब तक आप कविता को पहचान नहीं पाएंगे, पोएम की लाइनों को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है रेफरेंस लिखना, कविता को पहचानना और उसके कंपोजर कौन है इसको लिखना, ये हमारा रेफरेंस होता है। कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें हम यह बताते हैं, उस पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कवि ने उस पर्टिकुलर स्टैंजा में क्या बताने की कोशिश की है, क्या बताए हैं उसमें। चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द फिजिकल ब्यूटी। इस लाइनों में, इस स्टैंजा में, इस पैसेज में जो कवि हैं, इसमें फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किए हैं, फिजिकल ब्यूटी का वर्णन किए हैं। एंड टेल्स अस, और हमें वह बता रहे हैं, वो हमें बताते हैं, दैट कि इट्स फेड्स अवे, यह समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, विद द पासेस ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। तो इसमें कवि, इस स्टैंजा में कवि हमें बता रहे हैं कि जो भौतिक सुंदरता है वह समय बीतने के साथ साथ कम हो जाती है। आइए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट स्टेबल। कवि कह रहे हैं कि वह प्रेम जो भौतिक सुंदरता पर आधारित है, वह स्टेबल नहीं होता है, वह अस्थायी नहीं होता है। इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत कम समय के लिए होता है। ए लवर इज अट्रैक्टेड टू हिज बिलव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर फिजिकल ब्यूटी। रीजन बता रहे हैं यहाँ पर कवि कि जो प्रेमी होता है वह अपनी प्रेमिका के प्रति सिर्फ इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि उसमें फिजिकल ब्यूटी होती है, भौतिक सुंदरता होती है। ही लव्स हर रोजी चीक्स, वह उसकी गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ही प्रेजेस हर लिप्स, वह उसके होठों की प्रशंसा करता है। बिकॉज दे आर रेड लाइक कोरल, क्योंकि वह मूंगे की तरह लाल है। तो वह अपने प्रेसी के होठों की प्रशंसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह कोरल मीन्स मूंगे की तरह लाल होते हैं। ही कीप्स हिज फायर ऑफ लव एलाइव, वह अपने प्रेम की अग्नि को जिंदा रखता है। प्रेम की अग्नि मीन्स वह अपने प्रेम को कंटिन्यू रखता है, सिर्फ किस लिए, फॉर हर आइज, उसकी आंखों के लिए, मतलब जब तक उसकी आंखें सुंदर रहेंगी तब तक वह उसे प्रेम करेगा। विच आर एज ब्राइट एज स्टार्स इन द स्काई, तो उन आंखों के लिए अपने प्रेम को कंटिन्यू रखता है जो कि उतनी सुंदर हैं, एज ब्राइट हैं, उतनी चमकीली हैं, एज द स्टार्स इन द स्काई, जैसे कि आसमान में चमकते हुए सितारे। तो ये फिजिकल ब्यूटी है, जब तक उसकी आंखें सितारों की तरह चमकदार हैं तब तक वह उनसे प्रेम करेगा। जिस दिन आंखों की चमक समाप्त हो जाएगी उस दिन प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रेम करना बंद कर देगा। ये थॉमस कैरे कह रहे हैं। दस हिज लव इज डिपेंड ऑन फिजिकल चार्म, तो कभी यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रेमी का प्रेम है वह टोटली डिपेंड है फिजिकल चार्म पे। दस हिज लव इज डिपेंड ऑन द फिजिकल चार्म ऑफ द बिलव्ड, इस तरह से जो प्रेमी का प्रेम है वो टोटली 100% उसकी भौतिक सुंदरता पर आधारित है। हर फिजिकल चार्म्स आर हर फिजिकल चार्म्स आर द मेन सोर्स ऑफ लव, जो उसका
उसके प्रेम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वह उसकी भौतिक सुंदरता होती है। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन वास्तविकता यह है, बाय द पासेस ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, हिज बिलव्ड बिकम्स ओल्ड, उसकी जो प्रेमिका है वह बूढ़ी हो जाती है, एंड हर फिजिकल ब्यूटी, और उसकी जो भौतिक सुंदरता है, फेड्स अवे, वह भी कम हो जाती है, वह भी समाप्त हो जाती है। एज सुन एज द ब्यूटी फेड्स अवे, तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जैसे ही भौतिक सुंदरता कम हो जाती है, एज द ब्यूटी फेड्स अवे, जैसे ही सुंदरता कम हो जाती है, हिज लव आल्सो कम्स टू एन एंड, और इस तरह से उसके प्रेम का भी अंत हो जाता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो उसके प्रेमी के जो प्रेमी का जो प्रेम है, उसके बिलव्ड की जो भौतिक सुंदरता है उस पर टोटली डिपेंड होता है, उसी पे टोटली आधारित होता है, और जैसे ही भौतिक सुंदरता कम होती है, फेड्स अवे होती है, उसी तरह से प्रेमी का जो प्रेम है वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस पैसेज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज है। तो जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखें और उसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच है तो उसको नोट या कमेंट के द्वारा इस तरह से आप ज़रूर मेंशन कर दें कि यहाँ पे 3 तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। तो कमेंट्स में हमने लिख दिया है कि दीज लाइन्स हैव ब्यूटीफुल यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो इन पंक्तियों में ऊपर जो पहला पैसेज है पोएम का, उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। और जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है, वो स्टार लाइक आइज, सितारों की तरह आँखें। तो सिमिली क्या होता है, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो जो सिमिली है इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है, और अगर हम इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। तो उपमा वह अलंकार होता है जिसमें 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो इसमें एक बिल्कुल क्लियर है कि जो वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, एक जैसी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। तो इस अलंकार में 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, एक कॉमन गुण हो जैसे। और इसकी खास विशेषता भी होती है, इस अलंकार में एज, लाइक, सो इस तरह के वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो क्लियर स्पष्ट हो जाएगा ये। हम सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, तो एज लगा हुआ है, एज जो है, एज, लाइक, ये सारी चीज़ें अगर कहीं लगती हैं तो सिमिली होता है। द सोल वाज लाइक अ स्टार, आत्मा जो है वह सितारे की तरह थी। तो जहाँ पर की तरह के जैसे इस तरह के शब्दों का यूज होता है वहाँ पर सिमिली होता है। तो यहाँ पर भी स्टार लाइक आइज, सितारे की तरह आँखें, यहाँ पर सिमिली है, की तरह लग गया तो ये सिमिली हो गया। दूसरा एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, इसमें पर्सानिफिकेशन है। पर्सानिफिकेशन मीन्स मानवीकरण होता है। यह अलंकार तब होता है जब हम कहीं पर निर्जीव वस्तु को या किसी भावना को, फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक इंसान के रूप में पेश करते हैं। तो जो पर्सानिफिकेशन है इसको मानवीकरण अलंकार हिंदी में कहा जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो पर्सानिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। तो मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। तो जहाँ निर्जीव और भावनाओं को व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है तो उसी को पर्सानिफिकेशन कहते हैं, उसी को मानवीकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से पेश किया गया है। एज ओल्ड टाइम, यहाँ जो ओल्ड टाइम है कोई इंसान नहीं है, तो यहाँ ओल्ड टाइम को एक इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। मेक्स दीज डीके, तो यहाँ पर एक पर्सानिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, तो यहाँ पर मेटाफर है। तो मेटाफर को हम पिछले एक्सप्लेनेशन में भी मैंने चर्चा किया था, जो फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन था
उसमें भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ था। तो चलिए एक बार फिर से मेटाफर को भी जान लेते हैं कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। अगर डिफाइन करेंगे इंग्लिश में तो मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन। तो मेटाफर एक तरह का इम्प्लाइड सिमिली है। इसमें दो वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, तुलना करने में लाइक और एज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर डायरेक्ट उसको मान लिया जाता है। तो हिंदी में अगर हम रूपक अलंकार को परिभाषित करें तो रूपक वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनको एक मान लिया जाता है। इसमें एज, लाइक, सो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। अगर लाइफ इज़ अ ड्रीम तो यह मेटाफर। अगर हम इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो ये तुरंत हो जाएगा सिमिली। तो लाइक और एज का प्रयोग होते यही मेटाफर जो सिमिली हो जाएगा। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेटाफर के हैं। तो इस तरह से इस एक पैसेज में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो आप जब भी एक्सप्लेनेशन करें और बहुत ध्यान से उसको देखें, अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज है तो निश्चित रूप से आप इस तरह से या तो कमेंट हेडिंग डालकर लिख सकते हैं या तो आप सिर्फ सिंपल नोट लिख सकते हैं। नोट लिख करके और उसके आगे आप इसको शो कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको और भी स्पेशली विशेष रूप से चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।